नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ढाबे, दुकान मालिक, ठेला मालिक, फल विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों को बड़े अक्षरों में अपने नाम बोर्ड के ऊपर लिखकर टांगने होंगे। ये आदेश मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर में जारी हुआ है, जहां पिछले साल एक आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58 पर स्थित होटल और ढाबों के मुस्लिम मालिकों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने दामों के नाम पर रखने के आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कोई कंफ्यूजन ना हो और आगे किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर न शुरू हो जाए, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं और सब इसका पालन कर रहे हैं। इस निर्देश के बाद सियासी घमासान छिड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि जिनका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उससे क्या पता चलेगा। अखिलेश यादव ने न्यायालय से इस घटना का संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। इधर कांग्रेस के पवन खेड़ा का कहना है कि हमें नहीं मालूम ये कदम मुसलमान के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का। जो लोग ये तय करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा, अब वो ये भी तय करने लगे हैं कि कौन किससे क्या खरीदेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू हैं। क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट उनके बेचने पर दाल भात बन जाता है? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ या राशिद के बेचे गए आम या अमरूद गोश्त में तब्दील हो जाते हैं? आपको याद दिला दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने एक अभियान भी चलाया जिसमें ठाकुर आदि जैसे जाति सूचक शब्द वाहनों में इस तरह के जाति के शब्द ना इस्तेमाल किया जाए, इसका फरमान जारी हुआ और उसके लिए चालान काटे जाते थे। और अब इसी यूपी में पहचान उजागर करने का ये फरमान जारी हुआ है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही बीजेपी से, राज शर्मा कांग्रेस से, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अश्विनी शाही जी आप ही के पास आना चाहूँगा, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हम सभी ने ये पंक्तियाँ जो हैं अपने स्कूल के समय में आमतौर पर अभी भी हम सुनते रहते हैं। ये पंक्तियाँ हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। ये लक्ष्मण आचार्य जी ने ये पंक्तियां लिखी थी। अब गांधी जी ने उस समय जब देश में बहुत ज़्यादा विद्रोह छिड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव था, उन्होंने भी इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल किया लोगों को जोड़ने के लिए, और ये आज भी उतना ही प्रचलित है। लेकिन उन्होंने इन पंक्तियों में कुछ फ़र्क किया, कुछ चीज़ें उन्होंने बदली। मैंने इसलिए सबसे पहले लक्ष्मण आचार्य जी की पंक्तियाँ सुनाई, अब मैं गांधी जी की पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, राम रहीम करीम समान, हम सब है उसकी संतान, सब मिल मांगे ये वरदान, रहे हमारा मानव ज्ञान, रहे हमारा मानव ज्ञान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक में भगवान राम को सर्वोपरि बताया गया है और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं और तमाम चीज़ें हैं। उसी कविता में जो तब्दीलियां हुई हैं उसमें इस कविता में सभी को एक मानव दृष्टिकोण से देखने की बात गांधी जी इन कविता के जरिए कह रहे हैं कि हम सभी उस एक की ही संतान हैं, भले ही नाम कुछ भी हो। ये डिबेट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जब भी आप जवाब दें तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखें, क्योंकि हालात कुछ इस तरह बिगड़ चले हैं, हैरानी होती है कि इस तरह के जो आदेश निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मुद्दा आप सभी को पता ही है, जो बातें निकल कर सामने आप जानते हैं। मेरा आप सभी से पहला सवाल यही है कि आप लोग चिकन खाते हैं? मैं चाहूँगा सभी एक एक करके जवाब दें। अश्विनी शाही जी, राज शर्मा जी, रविंद्र जी और वरिष्ठ पत्रकार जी। तो मैं अभिषेक भट्टाचार्य हूँ, मैं चिकन खाता हूं, क्योंकि अगर सवाल मैं पूछ रहा हूं तो मैं इसका ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। इफ यू आर कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, वी आर कंफर्टेबल। अश्विनी जी,
हाँ जी नाम जी नहीं जी खाते बोल खाता हूँ। सकते हैं, ईमानदारी से चाहूंगा जवाब दें। नहीं नहीं, ईमानदारी से खाता हूँ। ठीक है, आप बोलिए कांग्रेस से राज जी। खाते रविंद्र जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी सवाल जी, आप खाते हैं नहीं खाते? नहीं, कभी नहीं खाया। ठीक है, अशोक जी। मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ भैया। अरे सर, अच्छा अब मेरा यही इसी पे सवाल है कि क्या मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा? थोड़ा तो कर रहा होगा। मैं ना। आपके ऊपर ना। आपके व्यक्तिगत खान पान के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, वो तो बहुत मैटर इज लिटिल। एकदम नहीं। ठीक है, किसी को नहीं? रविंद्र जी आपको भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामान्य प्रथा है भारत की, तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, रोक नहीं लगा सकता। ठीक। आलोक जी ये कोई? देखिए, ये अपना अपना सबका मत है जो किसको क्या खाना है, लेकिन कोई किसी को भ्रमित ना करे, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक। अब जो मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ। अश्विनी जी, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, ऐसा आप लगातार कहते रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि मदरसे में कंप्यूटर होगा, बच्चों को एडवांस पढ़ाई कराई जाएगी, धर्म के साथ विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। वही प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश जहाँ पर वाहनों में जाति सूचक शब्द जो हैं उनको हटाने के लिए चालानी कार्रवाई की गई, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है और गलत तरह की व्यवस्था जो है लागू होती है। उसी बीजेपी में एक आदेश जारी होता है कि कांवड़ के रास्ते से जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ पे जो दुकान है वहाँ पर नाम बताएं। डोंट यू थिंक इट इज रिग्रेसिव? आई डोंट थिंक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभिषेक जी, अगर भारत में आप रह रहे हैं, सर्वधर्म संभाव यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आपने रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम का, आपने गांधी जी का उससे शुरुआत की, लक्ष्मणाचार्य जी से शुरुआत की, उसमें राम रहीम सब एक समान कहा गया है। तो हम हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। इन भाइयों में अभी आलोक जी ने एक छोटी सी लाइन बोली कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोई बात नहीं, लेकिन भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो ये भ्रम जाल क्यों? आखिर अगर आपका अब्दुल अब्दुल है तो सोनू और मोनू और विजय रखने की क्या आवश्यकता है? आप आइए, आप स्वागत है आपका। ये देश 47 में बट गया हिंदू और मुस्लिम के नाम अश्विनी पर। जी, पता है शायद ये सवाल नहीं उठता, शायद ये सवाल नहीं उठता, लेकिन मैं दिल्ली में, अब तो खैर उनको टिकट ही नहीं दिया गया, पहले सांसद थे परवेश वर्मा, जिन्होंने ओपनली माइक से कहा कि इनकी दुकानों से फल खरीदना बंद कर दो, इनकी दुकानों से फूल खरीदना बंद कर दो। ऑफिशियल माइक से इतना बिजार स्टेटमेंट दिया गया एक सांसद के द्वारा आपकी पार्टी की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सवाल जरूर उठे थे, आपको भी वो वक्तव्य याद होगा। तो यही है, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि भैया ट्रांसपेरेंसी हो, बट जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तब डाउट क्रिएट होता है। अभिषेक जी थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, जवाब बहुत इत्मीनान से दूंगा आपको। निजाम कुरैशी एक सपा के नेता हुआ करते हैं कानपुर में। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की दुकान से कोई सामान मत खरीदा जाए। दावणगेरे कर्नाटका में है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी सांसद और अब मंत्री, उन्होंने लिखा, वो पोस्ट किया, वहां पर दो औरतें बुर्का पहन के एक जो है हिंदू दुकान से कपड़ा लेकर नारंगी रंग के झोले में लेकर निकली और उनको बाहर मुस्लिम युवकों ने घेर कर पीटा और वो उनको वापस किए, हिंदू दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। बाड़मेर की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान में है बाड़मेर, वहां पर यह कहा गया हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कि कोई भी मुस्लिम महिला या कोई मुस्लिम पुरुष किसी भी हिंदू के दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे और यहां तक कि उनकी गाड़ियों पर नहीं बैठेंगे। तो ये तो बहुत कुछ चीजें हो रही। यहां तो सिर्फ ये बताया गया है कि जो एक इधर लव जिहाद का मामला है, आपने एक शब्द कहा था बहुत अच्छा लगा कि मामला बिगड़ चुका है। तो मामला जब बिगड़ चुका है तो भाई मैं कह रहा था, आपने बीच में टोक दिया कि 47 में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश बंट चुका है और यहां रहने वाले सारे हिंदुस्तानी हैं। तो भाई आप अपना धर्म, अपना संप्रदाय, अपना ये क्यों छिपा रहे हैं? और आपको दो तीन चीजें अभिषेक जी, समय थोड़ा सीमित है, बाकी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय दीजिए, महत्वपूर्ण चर्चा है।
अभी चल- कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरीके से रोटियां थूक में लगाकर दी जाती थी। लखनऊ में एक घटना हो गई जिसमें मसाज कर रहा था कोई बार्बर जो है, वो थूक लगाकर मसाज कर रहा था, बाद में उसको जेल हुआ। तो ये चीजें बहुत बिगड़ा हुआ है। ठीक। तो अब्दुल को यही अगर तो- बबलू लिखना पड़े तो ये गलत है। अपने फल की दुकान पर अपने उस पर अब्दुल है तो अब्दुल लिखिए, ये तो बड़ा राम दिलचस्प है तो राम है। लिखिए। आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं अश्विनी जी, ये आम लोग हैं, इनमें से कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठा है, ना पुलिसकर्मी है। ये मामला इसलिए उठा है कि प्रशासन की तरफ से इस तरह के आदेश जारी हुए। खैर इस पर भी आएंगे। राज शर्मा जी, आपसे जवाब चाहूंगा जी कि एक्चुअली इस पे मैं थोड़ा और ले आता हूँ, क्योंकि अभी अश्विनी जी बात की कि 1947 में देश बट गया। पूना पैक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गांधी जी और अंबेडकर दोनों का ही हमारे देश में बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन दोनों की ही जो सोच थी वो बहुत अलग थी कई मामलों को लेके। जहाँ एक तरफ गांधी जी ये सोचते थे कि कम्युनिटीज़ के जरिए जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अंबेडकर जी इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जिन लोगों ने इनका दमन किया वो इन्हें कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अश्विनी जी, आपने कहा कि देश बट गया, मैं उसी को लेकर बता रहा हूँ कि हमारे देश के जो जननायक हैं उनके भी विचार कहीं ना कहीं नहीं मिल पाए थे कई मुद्दों को लेकर। और आज दुख होता है, राज जी मेरा सवाल ये कि आज दुख होता है, मुझे लगता है कि आज अगर अंबेडकर और गांधी दोनों ही देखते हमारे इस देश को तो उनको बहुत तकलीफ होती, क्योंकि दोनों ही गलत साबित हो गए। क्योंकि आरक्षण के मसले पर, आरक्षण को लेकर जो है अम्बेडकर जी कहते थे कि आरक्षण से भला हो जाएगा दलितों का, लेकिन उनका जितना राजनीतिक भला हो ना हो, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी तरफ वही एक वर्ग है, साधारण वर्ग, जो सोचता है कि आरक्षण के कारण हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ऐसे लोगों को जा रही है जो परिपक्व नहीं है। एक डिवाइड हम देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको और प्रमोट किया जा रहा है एक तरह से। राज जी। अभिषेक भाई ज्यादा गहराई पे जाने से क्या होता है, ये चीजें गोबर हो जाती हैं, और गोबर को हमेशा बेलचे से उठाया जाता है, झाड़ू से नहीं उठाया जाता, क्योंकि फिर बदबू मार। आज जो मुद्दा है कि ये जो मुजफ्फरनगर की साइड जो नाम लिखने का है, मैं उस पे कहता हूं, मैं अभी साई साहब को अच्छी तरह सुन रहा था। साई साहब ने कहा कि नाम लिखना है, क्या लिखना है, और वहां कहा था हिंदू की दुकान से मत लो, हिंदू ने कहा था मुसलमान की दुकान से मत लो। मैं बिल्कुल साफ सुथरा बोलूंगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, बीजेपी का नहीं हूं कि झूठ बोल दूं। मैं कह सकता हूं कि अभिषेक भाई की दुकान से कपड़ा मत लेना, मैं कह सकता हूं साई साहब की कपड़ा मत लेना, लेकिन सरकार नहीं कह सकती। सरकार क्योंकि सबकी है, मैं अपना हूं, मैं सबका हूं ना हूं ये एक अलग बात है, लेकिन सरकार एक सरकार चुनी हुई है, जिसने उसको वोट दिया, जिसने उसको वोट नहीं दिया, सरकार दोनों की। राज शर्मा जी, मेरा यहाँ सीधा सीधा सरकार- सवाल यह है, क्योंकि अभी हेट स्पीचेस की फहरिस्त देखो इतनी लंबी है कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। खैर मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ये तमाम जो बयान आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी अभी कल या परसों उन्होंने ऐसा एक बयान दिया, आम आदमी उन पर केस नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास ताकत नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? डाली एफआईआर। नेताओं में अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी जब तक विपक्ष उन पर हमला नहीं करेंगे? ये शायद आपकी पार्टी में हो रहा है तो आप अपनी पार्टी के नेताओं पे डालिए, बजाय कार्रवाई करने के आप उन बयानों को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एंटरटेन करते हैं, बजाय इसकी कि सीधे एफआईआर होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। देखो एक और पहले हमारे और इनकी सोच में बड़ा अंतर है। पहले भी मतभेद हुआ करते थे, अब भी मतभेद हो रहे। पहले के मतभेद में क्या होते थे, संसद भवन में सब सदन में लड़ रहे होते थे, सेंट्रल हॉल में बड़े प्यार से बात कर रहे होते थे। अब क्या, जैसे वहां लड़ रहे एक दूसरे को बड़ी नफरत से देख रहे। एफआईआर करना ही इज नॉट ए रेमेडी कि आप कर दो, 2 भाइयों, हम भी भाई हैं। ये साई साहब यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, ये अपनी पार्टी को डिफेंड सर, एफआईआर इसलिए करना जरूरी है कि नेता को ध्यान रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और उससे क्या समाज पे असर पड़ रहा है। अच्छा, मैं ये कहूं कि और आपके पार्टी के नेता तो भुक्तभोगी है इसके। हाँ, एक पार्टी एफआईआर करे, इससे अच्छा ये हो कि जहां से वो नेता इलेक्शन लड़ते हैं वो जनता इतनी जागरूक हो कि हम हेट स्पीच, चाहे वो राज शर्मा हो, चाहे वो साई साहब हो, चाहे सिंह साहब हो, चाहे कोई हो, चाहे तिवारी जी हो, ना बोल पाए। क्या जनता को नहीं होता? हम कह देते हैं वो माफिया है, वो डॉन है, उसको वहां 5 लाख की जनता जिताती है, 2-2 लाख 3-3 लाख से वोट से जिताती है। आप इस बात को कहेंगे? राज शर्मा जी, यही तो दुर्भाग्य है ना, जिस जनता पर आप कह रहे हैं। बताओ किसका? अश्विनी जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है। इतनी सारी जो घटनाएं हुई, चाहे मुसलमानों से जुड़ी हो या हिंदुओं से जुड़ी हो, जनता इन घटनाओं से इस कदर प्रभावित हुई है कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहते। नहीं ठीक है, मैं रविंद्र प्रताप जी आपके पास आऊंगा।
ये सब क्योंकि 2014 के बाद क्योंकि शुरू हुआ मेरा है। ये वही भारतीय सवाल है जनता कि पार्टी ने ठीक है नफरत का पेड़ बो दिया है। ठीक है राजी, सीमित है समय बहुत। अश्विनी जी आपके पास आऊंगा इसी को लेकर, रविंद्र प्रताप जी, कि ये मुद्दा तो आ गया, लेकिन इस मुद्दे की सच्चाई यही है कि एक डिवाइड क्रिएट हो गया है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसके चलते आज हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है, जो करना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब मसला होता है किसी इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उनकी बेहतरी से जुड़ा हुआ, तब आप लोग बैकफुट पे क्यों चले आते हैं? तब आपको क्यों लगता है कि हमारा वोट बैंक सेफ रहना चाहिए? एसटी हसन का बयान जो मुसलमान महिलाओं को जो मुआवजा या भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट से आया, उस पर आपको खुलकर समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात हो रही है उन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की, उनकी मदद की, उनकी ज़रूरत की। वो सभी के लिए है, कोई भी वर्ग से आता हो। लेकिन वहाँ पर एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि 1500 सालों से जो है हम शरीयत को फॉलो करते आ रहे हैं, तो अगर हम सभी शरीयत को फॉलो करते हैं, हम उसी को करेंगे। आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाई द रिलीजन शुड नॉट बी प्रोग्रेसिव? रविंद्र जी। अभिषेक जी, भारत में कोई हिंदू कानून नहीं चलता, कोई मुस्लिम कानून नहीं चलता। अंधा कानून चलता है सर जी, अंधा कानून चल रहा है आजकल। तो भारत में संविधान का कानून चलता है, और संविधान के आड़ में अंधा कानून जो चलाना चाहता है, उसका हश्र लगातार देखा जा रहा है। जो मुजफ्फरनगर की घटना है, ईमानदारी पूर्वक वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और इस प्रकार का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी करती रही है। केंद्र माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह भी चुकी है, टिप्पणी कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उसी का एक उदाहरण और है। अब आज हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। इस डिबेट में वो चाह रहे थे कि इस प्रकार की डिबेट हो। वो जानते हैं कि ये एक शगुफा है, इसका कुछ भी धरातल पे कुछ भी असर नहीं होगा। अगर असर होना होता तो फैजाबाद वाली सीट से हाथ नहीं हारते, जहां अयोध्या जी है। नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत में वो भजन पढ़ा, गांधी जी ने जो लिखा था, उसकी वजह यही थी कि कोई भी ऐसी डिबेट जब धार्मिक विषयों पर होती है, एक बॉक्सिंग मैच जैसा हो जाता है, एक तरफ हिंदू बैठ जाएंगे, एक तरफ मुसलमान बैठ जाएंगे, और हम यही तमाशा करते रहेंगे। आई डोंट वांट दैट। आई वांट अ सीरियस डिस्कशन अबाउट इट। और इसलिए मैंने आपसे एसटी हसन को लेकर पहुंचा। द स्टेटमेंट इज मेड बाय योर पार्टी पॉलिटिशियन कि कोई अगर प्रोग्रेसिव कदम लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, दैट सिंपल। एसटी हसन इज टॉकिंग अबाउट कि 15 सालों से हम शरीयत को फॉलो करते हैं, वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। व्हाई? उनके कहने से नहीं माना जाएगा सर। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि अभी अगर शुभेंदु अधिकारी जी को मैं अश्विनी को लेकर सवाल अश्विनी जी से पूछूंगा, तो वो भी कह देंगे कि नहीं, ये उनका बयान है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। लेकिन बात तो वही ना, पल्ला झाड़ लेते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई पल्ला झाड़ने की जो आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान किसी जाति धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। हम कुछ भी बयान दे दें, उस बयान का कोर्ट में कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर लेकिन भड़काने वाला बयान है तो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात हो रही है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की बात हो रही है। नेता बयान ही तो देंगे ना, उनके बयान ही तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वही तो तय करते हैं कि पार्टी किस तरफ आगे बढ़ रही है। खैर, मैं पत्रकार साहब की तरफ आना चाहूँगा। आलोक जी, जो कविता मैंने पढ़ी, जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी, वो एक समय काल था जब देश में नेता, बड़े बड़े नेता, जो बढ़ते हुए समाज को जोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। आज इतना समृद्ध होने के बावजूद भी भारत देश में नेताओं की इस तरह के फिजूल और घटिया स्तर के बयान, मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतने वाहियात बयान हैं जो समाज को बांट रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी से नहीं हो रहा है, तमाम पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिस तरह के बयानों को एंटरटेन करते हैं। क्या कारण है ऐसा? इज इट जस्ट पॉलिटिक्स, और यू विड से कि ये एक बिलीव है हमारा कि या तो वो या फिर हम? जी देखिए अभिषेक जी, अगर राजनीतिक बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है हिंदू और मुसलमान राजनीति के सिर्फ वोट बैंक के लिए। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, हम राजनीति से हट के बात करें, तो जो मुजफ्फरनगर की मुद्दा है, मुजफ्फरनगर की बात है, आखिर लोग क्यों छुपा के नाम रख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी जानकारी में आया कि एक दास सैलून, दास फास्ट फूड, अब दास का मतलब हुआ कि क्या, लेकिन जब मैंने उसकी गहराई में पता किया, मैंने पूछा कि आखिर आपने ये दास फास्ट फूड नाम क्यों रखा,
तो उन्होंने बताया कि दास का मतलब हुआ दानिश और शाइस्ता, यानी कि आप देखिए, तो ये ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि आप इसको कहां से कहां भ्रमित कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। तो ये जो चूंकि वो जो आलोक जी मुजफ्फरनगर अभी मैंने सबसे शुरुआत में चिकन का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अच्छा आप लोग जो लोग, आप तो खैर लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग चिकन खाते हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज्यादातर मुस्लिम दुकानों से ही चिकन खरीदते होंगे। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो बिल्कुल, ये भरोसा है ना, ये जो ट्रांजैक्शन का भरोसा है वो है धर्म से इतना। देखिए अभिषेक जी, आज भी हिंदू मुस्लिम के दुकानों से ही खरीद रहा है, और ये अगर हम कहें कि हिंदू मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा या मुसलमान हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा दुकानें, इतना जो मिक्सअप है उसको इन नेताओं, देखिए नेता तो बयानबाजी करते हैं, वो तो अपने वोट बैंक के लिए बात करते हैं, लेकिन आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इस दूसरी बात क्या है, आखिर आप जो अपना मेन नाम है, आप उस नाम को छुपा के क्यों नाम रखे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ये क्योंकि वो रास्ता जो है, वो यात्रा जो है, अब सर एक मिनट, कई ऐसी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, जो अगर आप दक्षिण में चले आए या फिर नॉर्थ में चले आए, वो वैसे कहीं नहीं लिखती हैं हलाल है या फिर झटका है, लेकिन स्पेसिफिकली हलाल लिखते हैं। अब तो अमेरिकन कंपनी है सर, धर्म की बात है नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे, क्यों हलाल लिखते हैं वो, आप मुझे बताइए। क्योंकि एक पर्टिकुलर कस्टमर को केटर कर रहे हैं ना, क्योंकि इस तरह का बयान आया भी है इस मामले को लेके। इट इज प्योर बिजनेस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज प्योर बिजनेस। नाम का असर होता है सर, मैं बता रहा हूं कैसे, अभी कोई जैन भोजनालय है, क्योंकि आप लहसुन प्याज नहीं खाते साहब, तो आपको पता है बाहर जैन लिखा हुआ है, आप जाओगे, वो कन्वीनियंस है आपका, है ना। गणेश भोजनालय है, आपको पता है वेजिटेरियन है ना। उसी की जगह अगर कहीं पे ऐसा होगा नवाज भाई का चिकन, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा नवाज और इट्स अ नॉन वेज। अब जैसे हकीम है, बहुत बड़े बड़े ऐसे हैं, है ना, तो वो उसलिए होता है। यहां पर ये क्यों किया जा रहा है? मैं जो कह रहा हूं कि देखिए क्या है ना, कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। आप ये सवाल आज से पहले तो नहीं उठा सर, अभी से पहले तो नहीं उठा। चलिए अश्विनी जी कुछ कह रहे, जल्दी से लूंगा, समय बहुत कम है। अश्विनी जी मैं यही कह रहा था कि अभी देखिए, आपने कहा कि गणेश भोजनालय है तो अच्छी बात है, लेकिन वहां उस्मान तो ना बेच रहे हो उस सामान को, मेरा ये कहने का। और ये अभी हम लोग जो बहस दूसरे तरफ ले जा रहे हैं अभिषेक जी, कहीं पर सरकार ने, प्रशासन ने ये नहीं कहा है कि हिंदू मुस्लिम के यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, मुस्लिम हिंदू के यहाँ से नहीं खरीदेंगे। सर गनीमत है, बस वही रह गया है अब। सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपने नाम को छुपाकर, वही वाली बात कि अगर वसीम मीट कॉर्नर लिखा रहा है, हम खाते हैं, हम जाएंगे लेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर वही वसीम जो है ये लिखें कि वहां पर चंदन मीट कॉर्नर और हम यहाँ पर झटका बेचते हैं या हलाल बेचते हैं, आजकल जो मॉडर्न कैफेज खुल रहे हैं, उनका अमेरिकन स्टाइल नाम दिया जा रहा है, जिनका कोई लेना देना। इवन कॉलोनीज है हमारे शहरों में दिया जा रहा है। अभिषेक जी अब वो क्या नाम छुपा रहे हैं अपना, आप मुझे बताइए, क्या वो अपना नाम छुपा रहे? नहीं अभिषेक जी, आधुनिकता में इतना जाएंगे तो आप सर बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लगता है हम इतना पिछड़ चुके हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में और सोनभद्र की बात आप करेंगे तो चंदन मीट, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। एक मिनट अश्विनी जी, इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम आप जाहिर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे क्या होता, उस व्यक्ति की जो बॉन्ड दे रहा है उसके ऊपर खतरा होता कि उसको कोई राजनीतिक दल शिकार बना सकता है। ये तर्क दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम छुपाने का। यहां आप नाम क्यों जाहिर करना चाहते हैं? इससे क्या हासिल हो जाएगा? ये हुआ था, ये जब देखिए, ये देश का कानून था कि कौन किसको चंदा दे रहा है, वो एक नंबर में आ रहा था, वो कानून के हिसाब से आ रहा था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया। सर मेरा पॉइंट आप समझे नहीं आया था, मैं समझा। नाम छुपाने के पीछे तर्क यही था ना कि वो टारगेट ना किया जाए। यहाँ भी यही बोल रहा हूँ कि नाम अगर आप जाहिर करेंगे तो टारगेट किए जा सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा तो थोड़ा जवाब सुन लीजिए उसका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चंदा देना, राजनीतिक दलों को चंदा बहुत पहले से आता था, थैलियों में आता था, हमने तो उजागर करने की बात की। चलिए ठीक है, माफी चाह रहा हूं, आज भी चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ रहा है, मेरे पास अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नाम को लेकर ये कोहराम जो मचा है, ये किस तलक जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, एक बहुत ही चिंता का विषय है। मुझे खेद है कि इस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन अगर चर्चा नहीं करते तो ये और भी ज्यादा बुरा होता। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।